नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एचवी पाठशाला पर स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो हम कृषि प्रसार की अर्थात एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की जो एक सीरीज़ कर रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उसमें हम लोगों ने करीब 74 क्वेश्चंस कर लिए थे। तो हमारा अंतिम जो क्वेश्चन था वह क्या था, पहले उस पर बात करते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों, अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। आपके विकल्प दिए गए थे, शहरी गरीबी को दूर करना, अनुसूचित जातियों के स्तर में सुधार लाना, अल्पसंख्यकों को उन्नत करना, या फिर गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की मदद करना। तो समझते हैं आइए इसको, फिर अपने विकल्प हैं उन पर हम सभी लोग नजर डालेंगे, क्या सही हो सकता है उसका जवाब। तो अंत्योदय योजना की अगर हम शुरुआत की बात करें 25 दिसंबर 2000 को करी गई थी। एक महत्वपूर्ण बिंदु इसका क्या है कि इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि अंत्योदय योजना का उद्देश्य मान लेते आ ही सकता है। खैर बाकी इसकी अगर शुरुआत की बात करें तो 25 दिसंबर 2000 को, आपको यह भी याद रखना है। अच्छा, आपके सिलेबस में दोस्तों योजना कह सकते हैं एक विशेष प्रकार से उल्लेखित भी किया गया है, तो योजनाएं आपको जरूर याद रखनी है जो भी ग्रामीण क्षेत्रों की बेहतरी के लिए आरंभ करी गई। तो 25 दिसंबर 2000 ये हो गया इसका आरंभिक तिथि। शुरुआत में इसके तहत करीब हम कह सकते हैं कि 1 करोड़ निर्धारित 1 करोड़ जो गरीब परिवार थे उनको करीब 25 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान किया था प्रति माह। फिर बाद में इसको 1 अप्रैल 2002 से जो कह सकते हैं कि इसकी जो राशि है वो 35 किलोग्राम प्रति माह कर दी गई थी। ठीक है, तो आरंभिक तौर पर इसमें कितना दिया गया, आरंभिक रूप में दोस्तों इसमें करीब 25 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान किया जाता था। ठीक है, वहीं बाद में इसको 1 अप्रैल 2002 कब, तो 1 अप्रैल 2002 से कितना कर दिया गया, तो 35 किलोग्राम कर दिया गया। तो ये था हमारा अंतिम क्वेश्चन। अब हम सभी लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न क्या है, अगला हमारा प्रश्न है कि जवाहर रोजगार योजना कौन सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, जवाहर रोजगार योजना किसके द्वारा आरंभ करी गई थी। आपके विकल्प कौन कौन से हैं, इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा, या फिर राजीव गांधी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पहले समझते हैं कि जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई। तो जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत दोस्तों वर्ष 1989 में हुई। किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो राजीव गांधी सरकार जी के द्वारा शुरू की गई थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प सी आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। अब इसकी शुरुआत बात कर लेते हैं कब हुई। तो इसकी अगर शुरुआत जवाहर रोजगार योजना की वर्ष 1989 में हुई, वर्ष 1989 में इसकी आरंभिक तिथि थी। ठीक है, और पूछा क्या गया है आपसे, तो किसके द्वारा आरंभ की गई, तो राजीव गांधी सरकार के द्वारा आरंभ करी गई। और अगर कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम नजर डालें तो केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम को एक साथ जोड़ करके 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अर्थात 1 अप्रैल वर्ष 1989 को जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत करी गई थी। ठीक है, इस योजना में जो क्रियान्वयन के लिए जो राशि का अनुपात था करीब 80% केंद्र सरकार के द्वारा और 20% राज्य सरकार के द्वारा वहन करी जाती थी। तो इसका अनुपात केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अनुपात क्या था, 80:20 था। तो अगर इसकी बात की जाए, इसको कौन कौन सी योजनाओं के साथ इसमें जोड़ा गया, इसमें 2 प्रमुख योजनाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी जोड़ी गई, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ये हो गया। ठीक है, और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम, और कौन सा रहा आपका, तो ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम। ठीक है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम को एक साथ जोड़ करके 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1 अप्रैल 1989 को इसका आरंभ किया गया। कब किया गया, तो इन दोनों को जोड़ा गया और इसका 1 अप्रैल 1989 में इस योजना का आरंभ किया गया। अगर इसके केंद्र सरकार राज्य सरकार के अनुपात की बात की जाए तो कितना था, 80:20। ठीक है, ये था इसका जो भी राशि का अनुपात रहने वाला था, अर्थात 80% भाग केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा और 20% राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जवाहर रोजगार योजना का आरंभ कब किया गया। इसमें क्या था दोस्तों,
इसमें था किस सरकार में आरंभ किया गया। अब अगला हमारा प्रश्न क्या है, अभी हमने बात भी करी इस पर, कब आरंभ किया गया था, तो इसका उत्तर क्या होगा, आप सभी लोग बताइए। जवाहर रोजगार योजना को कब प्रारंभ किया गया, तो आपके विकल्प कौन कौन से, वर्ष 1981, वर्ष 1987, वर्ष 1989 या फिर वर्ष 1991 में। तो अभी हमने पढ़ा दोस्तों वर्ष 1989 इसका सही जवाब हो जाएगा, अर्थात विकल्प जो सी है वह इसका उत्तर सही हो जाएगा। और अगर कुछ अतिरिक्त योजनाओं की बात की जाए, जैसे कि 1 अप्रैल 1999 को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के साथ इसको सम्मिलित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष में फसल बीमा योजना का प्रारंभ कब किया गया। जो फसल बीमा योजना चलाई जा रही थी भारत में, इसका आरंभ कब किया गया दोस्तों, तो आपके विकल्प हैं वर्ष 1981, वर्ष 1985, वर्ष 1987 या फिर वर्ष 1992 में। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, वर्ष 1985 में। भारत सरकार के द्वारा फसल बीमा योजना का प्रारंभ कब किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ, तो वर्ष 1985 में। अच्छा, इसको वर्ष 1985 में आरंभ तो किया गया, किंतु भारत सरकार के द्वारा समय समय पर इसमें कुछ संशोधन भी किए गए। ठीक है, वर्तमान समय में भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू किया गया है। और इसके वर्तमान समय में कौन सी लागू है, इसको नोट कर लेते हैं। वर्तमान समय में कौन सी लागू है दोस्तों, वर्तमान समय में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। वर्तमान समय में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू है। तो अगर इसकी कुछ अतिरिक्त महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें, जैसे कि इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया, अर्थात आरंभ इसका प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 13 जनवरी 2016 को किया गया। कब किया गया, तो 13 जनवरी 2016 को इसको शुरुआत की गई इसकी। अच्छा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है दोस्तों, इसको आप सभी लोग याद रखिए। खरीफ फसलों के लिए इसमें कह सकते हैं कितना प्रीमियम रखा गया था, तो 2% रखा गया था। रबी फसलों के लिए 1.5% रखा गया था। वही जो वाणिज्यिक फसल थी उनके लिए प्रीमियम 5% होगा। तो अगर हम प्रीमियम की बात करें, किसके लिए कितना रखा गया, पूछा भी जाता है। पहले कौन सी, तो खरीफ फसलों के लिए। खरीफ फसल के लिए दोस्तों 2% रखा गया था। ठीक है, वहीं रबी फसल के लिए कितना रखा गया, तो रबी फसल के लिए रखा गया 1.5%। और वाणिज्यिक फसल के लिए कितना रखा गया, तो वाणिज्यिक फसल के लिए 5% रखा गया। तो ये तो हो गए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, आप लोग इनको याद रखेंगे। कभी अगर एग्जामिनर मान लेते हैं कुछ प्रश्न कठिन बनाना चाहता है तो पूछ भी लेता है। तो ये हो गया आपका 1.5% और ये हो गया आपका 5%। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं कि भारत सरकार के द्वारा फसल बीमा योजना का प्रारंभ कब किया गया, तो वर्ष 1985 में किया गया। वर्तमान समय में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू है। किसके द्वारा करी गई, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 13 जनवरी 2016 को इसका आरंभ किया गया। ठीक है, इसके तहत जो हमारी खरीफ फसलें हैं उसमें करीब 2% का, वहीं जो रबी हमारी फसल है उसके लिए 1.5% का, और जबकि बागवानी और जो वाणिज्यिक फसलें हैं उसमें हमारा 5% का प्रीमियम शामिल होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कृषि ज्ञान केंद्र प्रतिभूत किया गया है, जो कृषि ज्ञान केंद्र हमारा है प्रतिभूत किया गया है क्या, पहले प्रश्न को गौर से पढ़िए। कृषि ज्ञान केंद्र प्रतिभूत किया गया है भारत सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। यदि आप सभी लोगों ने पूर्व की क्लासेस करी होगी तो इस क्वेश्चन को देखा होगा, कई बार आया हुआ है। अच्छा, ये यूपी पीसीएस के एक बार प्री एग्जाम में पूछा गया था। तो आइए बात करते हैं कि कृषि ज्ञान जो केंद्र है किसके द्वारा प्रतिभूत किया गया। तो दोस्तों कृषि ज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रतिभूत किया गया। कौन सा इसका विकल्प सही हो जाएगा, बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्पॉन्सर किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य किसानों को वैज्ञानिक खेती प्रशिक्षण देना व युवा किसानों को शिक्षा देना। क्या था इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें, इसका मोटिव क्या था,
क्योंकि मान लेते हैं उद्देश्य भी इसका पूछा जा सकता है। इसके अगर हम उद्देश्य की बात करते हैं तो किसानों को वैज्ञानिक खेती प्रदान करना, किसानों को वैज्ञानिक खेती हेतु के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना। वहीं अगला हमारा कौन सा उद्देश्य है, तो युवा किसानों को भी शिक्षा प्रदान करना। युवा किसानों को शिक्षित करना। कृषि ज्ञान केंद्र किसके द्वारा प्रतिभूत किया गया, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्पॉन्सर किया गया। इसके उद्देश्यों की अगर बात करें, किसानों को वैज्ञानिक खेती प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि वो किस प्रकार से उर्वरकों का संतुलित प्रयोग कर सकें, फसल की उर्वरता को कैसे बनाए रखें, ठीक है, अधिकतम दोहन कैसे करें, उत्पादन में वृद्धि कैसे करें, इनके कुछ विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर किसानों को उचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाना, ठीक है, या फिर आधुनिक यंत्र कैसे हैं, इनका कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इन सब पर इसके अंतर्गत बात करी जाती है। और युवा किसानों को भी शिक्षित किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है उस पर बात करते हैं। ग्रामीण विकास परियोजना की सफलता निर्भर नहीं करती। कह रहा है कि जो ग्रामीण विकास की जो परियोजना है वह कौन सा एक ऐसा फैक्टर है, कारक है, जिस पर कह सकते हैं कि परियोजना की जो सफलता है वह निर्भर नहीं करती। यह भी दोस्तों यूपीपीसीएस के द्वारा एक बार पूछा गया है। खैर अपने विकल्प पर हम सभी लोग नजर डालते हैं। कार्यकर्ताओं के नियमित प्रशिक्षण पर कह रहा है कि जो कार्यकर्ता है कि उनको नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, या फिर लाभार्थियों की सहभागिता पर, या फिर कार्यकर्ताओं के नियमित संपर्क पर, या अनुदान की मात्रा पर। तो मेरे ख्याल से दोस्तों इसका विकल्प क्या हो जाएगा, सही जवाब अनुदान की मात्रा हो जाएगा कि किसी भी ग्रामीण विकास की परियोजना की सफलता किस पर निर्भर नहीं करती, तो अनुदान की मात्रा पर निर्भर नहीं करती। अच्छा, कार्यकर्ताओं के नियमित प्रशिक्षण पर ग्रामीण परियोजना की सफलता कैसे निर्भर करती है। मान लेते हैं अगर कोई भारत सरकार के द्वारा कोई योजना चलाई गई, तो अगर किसी चीज़ के बारे में अगर कार्यकर्ताओं को जानकारी नहीं होगी, उसके सकारात्मक पहलू क्या हैं या फिर नकारात्मक पहलू क्या हैं, तो जाहिर सी बात है किसी भी योजना की सफलता के चांसेस कम हो जाएंगे। और जिनको उस योजना का लाभ लेना, अगर उनकी कोई सहभागिता ही नहीं होगी, तो फिर योजना का किस काम की रह जाएगी। और कार्यकर्ताओं के नियमित संपर्क पर जो भी कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनके नियमित संपर्क उनसे बनाए रखा जाना चाहिए, जिससे यह पता होता रहे कि योजना कहाँ तक पहुंची या किस हद तक वो सफल हो रही है। और अनुदान की मात्रा, इसका कोई अहम योगदान तो खैर नहीं है, तो आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, ठीक है, आयोग के द्वारा विकल्प डी माना गया। आगे बढ़ते हैं। किस श्रेणी के अधिकतम ग्राही होते हैं। आपका प्रश्न क्या है अगला, किस श्रेणी के अधिकतम ग्राही होते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी श्रेणी है जिसके अधिकतम ग्राही होते हैं। तो आपके विकल्प कौन कौन से हैं, प्रेरक शीघ्रग्राही, पिछेती ग्राही, या फिर सुस्त ग्राही। यहां पर बात की जा रही अधिकतम ग्राही के किसके होते हैं। तो दोस्तों अधिकतम ग्राही जो होते हैं पिछेती ग्राही के होते हैं, ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यह है क्या, तो एक अंगीकरण जो ग्राही है एक प्रकार से कह सकते हैं कि व्यक्तिगत घटना है, ठीक है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक तथा मानसिक क्रियाओं पर एक प्रकार से कह सकते हैं कि बात होती है। अच्छा, अंगीकरण के कुल कितने वर्ग होते हैं, एक एक करके हम सभी लोग बात करते हैं उस पर। अंगीकरण के वर्ग, तो अंगीकरण के वर्गों को आमतौर पर हम 5 भागों में कैसे बांट सकते हैं, ठीक है, तो कितने हो गए, 5 हो गए। कौन कौन से हो गए, इनोवेटर्स हो गए, अर्ली अडाप्टर्स हो गए, लेट मेजोरिटी हो गए, और लेगार्ड्स हो गए, सुस्त अंगीकारक हो गए। तो इनको याद कर लीजिए, क्योंकि आप अगर प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाएंगे तो उसमें देखेंगे इस प्रकार के कई प्रश्न आए हुए हैं, मतलब पूछे जाते हैं। तो पहला हमारा क्या रहेगा दोस्तों, पहला हमारा नवाचारक रहेगा, नवाचारक, ठीक है। क्या इसको कहा जाएगा, कभी कोई सीधे तौर पर इंग्लिश में भी पूछा जाता है, तो इंग्लिश को भी याद ध्यान रखिए, इनोवेटर्स। इसकी अगर हम इसमें सहभागिता की अगर बात करें तो 2.5%,
ठीक है, ये हो गया। वहीं जो शीघ्र अंगीकारक है, शीघ्र अंगीकारक अर्ली अडॉप्टर्स, शीघ्र अंगीकारक कौन से, तो यहाँ अर्ली अडॉप्टर हो गए। कितना हो गया, तो 13.5%, अर्थात 13.5%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कौन सा है, विलंब बहुसंख्यक अर्थात लेट मेजोरिटी, विलंब बहुसंख्यक। इसका क्या हो गया, लेट मेजोरिटी। इसका कितना प्रतिशत है, तो 34% दोस्तों। अगला हमारा क्या है, सुस्त अंगीकारक, लेगॉट्स जिन्हें कहते हैं, सुस्त अंगीकारक। तो लेगॉट्स कितने हैं, इसका प्रतिशत क्या रहेगा, 16%। अच्छा, संख्या तो खैर नहीं पूछी जाती, पर यह पूछा जाता है कि जैसे कि प्रश्न आप लोगों का क्या है कि किस श्रेणी के अधिकतम ग्राही होते हैं, तो ग्राही वगैरह इस कौन सी श्रेणी, ये कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है, इसका प्रतिशत भी पूछ लिया जाता है। तो नवाचारक जो हो गए दोस्तों, इनोवेटर जो हो गए, 2.5% हो गया आपका। ठीक है, और शीघ्र अंगीकारक जो हो गए, अर्ली अडॉप्टर्स, ये 13.5% हो गए। जो लेट मेजोरिटी हो गए, ये 34% हो गए। वहीं जो लेगार्ड्स हैं 16 है। तो इसको आप लोग याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट तथ्य है, इनको याद रखिए। ठीक है, लेट मेजोरिटी 34%। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पोस्टर के एबीसी का क्या अर्थ है, जो पोस्टर है दोस्तों उसके एबीसी का क्या अर्थ है, आकर्षक, संक्षिप्त एवं पूर्ण। ठीक है, पहला विकल्प हमारा क्या कह रहा है, आकर्षक, संक्षिप्त एवं पूर्ण। अगला विकल्प है आकर्षक, संक्षिप्त, स्पष्ट। आकर्षक, संक्षिप्त व सृजनात्मक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पूर्ण है, स्पष्ट है, या फिर सृजनात्मक, क्या है, आकर्षक, संक्षिप्त एवं स्पष्ट। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आकर्षक, संक्षिप्त एवं स्पष्ट, अर्थात बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए बी का कहने का तात्पर्य है जो ए बी सी, इसका अर्थ क्या है, तो आकर्षक हो जाएगा, संक्षिप्त हो जाएगा और स्पष्ट हो जाएगा। अब इसको समझते हैं, पोस्टर है क्या, तो पोस्टर एक नॉन प्रोजेक्टेड ऐड है। कभी कभी आपसे यह भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन प्रोजेक्टेड ऐड का उदाहरण है, तो पोस्टर ये है क्या दोस्तों, तो ये एक नॉन प्रोजेक्टेड ऐड। पोस्टर के एबीसी का क्या अर्थ है, नॉन प्रोजेक्टेड ऐड है। ठीक है, और कह सकते हैं कि यह एक विशाल समूह को प्रभावित करने वाला एक प्रकार का संसाधन भी है। अब इसके अर्थ पर हम लोगों ने पहले ही बात की कि इसका अर्थ क्या होगा, आकर्षक, संक्षिप्त और स्पष्ट हो जाएगा। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, उसको हम समझते हैं। जैसे कि शब्द जो होते हैं उनका आकार कैसा होना चाहिए, ठीक है, बड़ा हो, स्पष्ट हो, आकर्षक हो, तो देखने में भी आकर्षक हो ताकि उसमें थोड़ा रुचि जगे, और कह सकते हैं कि एक ही विचार को प्रकट करने वाला होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नॉन प्रोजेक्टेड अध्ययन विधि है, जो नॉन प्रोजेक्टेड अध्ययन है इसकी कौन, मतलब जो आपके विकल्प दिए गए इसमें से कौन सी एक इसकी विधि है, चलचित्र, स्लाइड, कठपुतली या फिल्म। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, कठपुतली इसकी एक सही जवाब हो जाएगा, जो नॉन प्रोजेक्टेड अध्ययन है। नॉन प्रोजेक्टेड की तात्पर्य क्या हो जाएगा, श्रव्य दृश्य शिक्षण पद्धति, ठीक है, जिसमें सुना जा सके और देखा जा सके। तो जैसे प्रोजेक्टेड ऐड की अगर हम बात करें, फिल्म हो गया आपका दूरदर्शन, ठीक है, उसको देखते भी हैं और सुनते भी हैं सभी लोग, प्रोजेक्टर हो गया आपका। वहीं जो नॉन प्रोजेक्टेड ऐड है, फ्लैश कार्ड हो गया, ग्राफ चार्ट हो गया, कठपुतली हो गया, ब्लैक बोर्ड, ये सभी दोस्तों नॉन प्रोजेक्टेड में शामिल है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेते हैं, पूछे जाते हैं, इसलिए सबसे पहले क्या करते हैं, प्रोजेक्टेड ऐड को सभी लोग नोट करते हैं, समझते हैं। तो प्रोजेक्टेड ऐड में कौन कौन से हो जाएंगे आपके, फिल्म हो गया आपका, जो हम सभी लोग मूवी वगैरह देखने जाते हैं, कोई फिल्म, दूरदर्शन,
प्रोजेक्टर, ये सभी आपके प्रोजेक्टेड ऐड में शामिल हो जाएंगे। वहीं जो नॉन प्रोजेक्टेड ऐड है, नॉन प्रोजेक्टेड की अगर हम बात करें, फ्लैश कार्ड हो गया, आपके ग्राफ हो गए, ग्राफ चार्ट, कठपुतली, ब्लैक बोर्ड, ये सभी इसके अंतर्गत दोस्तों शामिल है। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेते हैं। फ्लैश कार्ड, ग्राफ चार्ट, कठपुतली, ब्लैक बोर्ड, ये सभी आपके नॉन प्रोजेक्टेड ऐड के अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। तो नॉन प्रोजेक्टेड अध्ययन विधि है, इसका विकल्प आपका क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं इसमें कठपुतली भी शामिल है, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। IVLP कार्यक्रम प्रतिभूत हुआ है। जो IVLP कार्यक्रम है प्रतिभूत हुआ है, किसके द्वारा जारी किया गया है, किसके द्वारा शुरुआत की गई थी इसकी, भारत सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा, या फिर उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वर्ष 1995 में जो IVLP आपका जो प्रोग्राम है किसके द्वारा, तो ICAR के द्वारा आरंभ किया गया था, अर्थात भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें, जो भी वैज्ञानिकों और किसानों के बीच में जमीनी स्तर पर संपर्कों को स्थापित करना एक महत्वपूर्ण इसका उद्देश्य था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ICAR के द्वारा इसका आरंभ किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, तो वर्ष 1995 में। वर्ष 1995 में इसका आरंभ किया गया। और इसके अगर कुछ हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, तो वैज्ञानिकों और किसानों के बीच में जमीनी स्तर पर संपर्क स्थापित करना। वैज्ञानिकों और किसानों के बीच जमीनी स्तर पर संपर्क स्थापित करना। देखो दोस्तों, इसमें मैं कुछ अलग से अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहा, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये कुछ महत्वपूर्ण एक पुस्तक है, उसी से ये प्रश्न प्रेरित हैं, ठीक, उसी से लिए जा रहे हैं और उसी को आपको समझाया जा रहा है ताकि आप सभी लोगों को अच्छे से याद हो सके। और हम सभी लोग जो क्लासेस कर रहे थे कोशिश करेंगे उसको शुरुआत मतलब एक बार फिर से आरंभ करें आप सबके लिए। जैसे एग्रोनॉमी की कुछ क्लासेस चल रही थी, इसके बाद हम सभी लोग कंप्यूटर की भी कुछ प्रैक्टिस सेट वगैरह चालू करेंगे, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ जरूरी भी है आप सभी लोग प्रैक्टिस सेट पर भी अच्छे से ध्यान दें। और उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दिए गए, तो अपने आप से क्या बनाना क्वेश्चंस को, क्यों ना इसी को किया जाए, क्योंकि जितना वो कहो तो सुना ही होगा, प्रैक्टिस में एक परफेक्ट इंसान को। तो क्वेश्चंस को हल करना भी बहुत जरूरी, ताकि आप लोग जान पाएं कि कहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कौन समूह संपर्क विधि नहीं है, कौन सी समूह संपर्क विधि नहीं है, ठीक है। तो आपके विकल्प कौन कौन से, प्रदर्शन, सिम्पोजियम, कार्यशाला, फिल्म। प्रदर्शन, सिम्पोजियम, कार्यशाला, फिल्म। तो अगर इसके कुछ हम सही जवाबों की अगर बात की जाए, कौन सा इसका सही जवाब होगा दोस्तों, तो आपका समूह संपर्क विधि कौन सी नहीं है, फिल्म। फिल्म एक क्या है, सामुदायिक संपर्क विधि है, ठीक है। जबकि सिम्पोजियम, पैनल, कार्यशाला, प्रदर्शन, कठपुतली, सेमिनार, प्रशिक्षण शिविर, ये सभी समूह संपर्क विधि के अंतर्गत शामिल है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। फिल्म एक सामुदायिक संपर्क विधि है। कैसी है यह, सामुदायिक संपर्क विधि। सामुदायिक संपर्क विधि, ठीक है। और कुछ अन्य कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की अगर हम बात करें, जैसे कि जो सिम्पोजियल, पैनल, कार्यशाला, प्रदर्शन, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो समूह संपर्क के अंतर्गत। समूह संपर्क क्या है आपका, इसको समझ लेते हैं, इसके उदाहरण क्या क्या हैं।
समूह संपर्क। अगर आप इसको इसको भी अच्छे से आप पढ़ लेंगे, जैसे इसमें मैं सारे क्वेश्चन जितने भी दिए हैं इसको कवर करा दूंगा, अगर इसको आप पढ़ लेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको जरूर मिलेंगे दोस्तों एग्जाम में, क्योंकि इतने बेहतरीन क्वेश्चन दिए हैं। खैर, इसमें कितने व्यक्ति शामिल होते हैं, तो करीब 2 से लेकर के 90 व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं। 2 से 90 व्यक्ति। इसके कुछ उदाहरण की अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, कौन कौन से हो गए, तो पैनल हो गया आपका, सिंपोजियम, पैनल हो गया, सिंपोजियम हो गया, कार्यशाला प्रदर्शन, कार्यशाला हो गया, प्रदर्शन हो गया, कठपुतली सेमिनार, कठपुतली सेमिनार, ये सभी समूह संपर्क विधि के अंतर्गत शामिल है। और वहीं जो बात की जाए सामुदायिक संपर्क विधि की, ठीक है, सामुदायिक संपर्क विधि, तीस से ज्यादा व्यक्ति, तो करीब 30 के आसपास। ये हो गया सामुदायिक संपर्क विधि। इसके उदाहरण कौन कौन से हो गए, तो फिल्म, नाटक, बुलेटिन, समाचार पत्र, पत्रिका, टेलीविजन, ये सब सामुदायिक संपर्क विधि के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। 30 से अधिक कर लीजिए, आसपास का थोड़ा, 30 से अधिक। इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण कौन से, क्योंकि एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं ज्यादातर। बुलेटिन, पत्रिका, समाचार पत्र, समाचार पत्र, पत्रिका, बुलेटिन, टेलीविजन, बुलेटिन, टेलीविजन, रेडियो, पोस्टर, रेडियो हो गया, पोस्टर, ये सभी सामुदायिक संपर्क विधि के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, तो एक बार फिर से समझते हैं इसका हमारा प्रश्न क्या था। हमारा प्रश्न था दोस्तों, कौन सा समूह संपर्क विधि नहीं है। तो आइए बात करते हैं पहले, जो समूह संपर्क विधि के अंतर्गत कौन कौन से सामुदायिक जो हमारे समूह संपर्क के कौन कौन से दोस्तों उदाहरण है। तो इसमें करीब 2 से 90 व्यक्ति के आसपास होते हैं। तो वहीं पैनल हो गया, सिंपोजियम, पैनल, कार्यशाला विधि या प्रदर्शन, कठपुतली, सेमिनार, प्रशिक्षण शिविर, ये सभी जो है आपके समूह संपर्क के अंतर्गत आ जाएंगे। वहीं जो सामुदायिक संपर्क की हम बात करें तो 30 से ज्यादा व्यक्ति इसके अंतर्गत शामिल है। कौन कौन से, तो आपके उदाहरण हो जाएंगे, बुलेटिन हो गया, समाचार पत्र, फिल्म, नाटक, पोस्टर, रेडियो, ये सभी सामुदायिक संपर्क विधि के अंतर्गत हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य, मान लेते हैं कोई रेडियो जैसे आप चला रहे हैं तो किसी व्यक्ति विशेष के स्थान पर कई लोग उसको बैठ करके सुन सकते हैं, पत्रिका भी कई लोग पढ़ सकते हैं। तो ये सभी हो गई दोस्तों आपकी सामुदायिक संपर्क विधि के उदाहरण। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है, गांव में स्वयं सहायता समूह बनाया जाता है। कह रहा है कि जो गांव में स्वयं सहायता समूह है वह बनाया जाता है प्राथमिक स्कूल की सहायता हेतु, पंचायत की सहायता हेतु, कोऑपरेटिव सोसाइटी की सहायता हेतु, सदस्यों के स्वयं की सहायता हेतु। तो स्वयं सहायता समूह दोस्तों इसका तात्पर्य क्या है, देखिए अर्थ से इस तात्पर्य क्या निकला, स्वयं, स्वयं के लिए। तो जो भी स्वयं सहायता समूह है उसी के सदस्यों की सहायता के लिए इनका कह सकते हैं समूह बनाया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी इसका दोस्तों, सदस्यों की स्वयं की सहायता है। मान लेते हैं स्वयं सहायता समूह कुछ 8-10 लोगों का एक ग्रुप है, तो उनकी कुछ जरूरतों को पूरा करने के लिए, एक दूसरे की सहायता करने के लिए सदस्यों के स्वयं सहायता हेतु इस प्रकार के समूहों का गठन किया जाता है। ठीक है, अच्छा, स्वयं सहायता समूह एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक प्रायोगिक परियोजना है। इसकी शुरुआत वर्ष 1992 में की गई थी। तो कब की गई थी, यही लिख देता हूं ऊपर ही,
शुरुआत कब की गई? तो वर्ष 1992 में शुरुआत की गई। ठीक है, तो यह जो स्वयं सहायता समूह संगठन है दोस्तों, ये कोई जबरदस्ती या जबरन तरीके का कोई संगठन नहीं, अपनी ऐच्छिक स्वैच्छिक अगर आपकी इच्छा है तो इस संगठन में आप शामिल हो सकते हैं, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? स्वयं की सहायता करना। ठीक है। अच्छा, जो इस प्रकार के जो संगठन होते हैं, बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कौन कराता है? नबार्डा कराने का कार्य करती है। ठीक है, तो उम्मीद है आज का लेक्चर हमारा दोस्तों यहीं तक रहेगा। आप लोग सभी लोगों को कुछ जो बेहतरीन क्वेश्चन थे समझ में आए होंगे। हम सभी लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।